अग्निपथ भारत सरकार के द्वारा लाया गया एक ऐसा स्कीम है, एक ऐसा विद्यार्थियों के लिए रास्ता दिया गया है जिसके माध्यम से विद्यार्थी भारतीय सेना में, भारतीय नौसेना में एवं भारतीय वायुसेना में अपना एक अमिट छाप छोड़ने जा रहे हैं और ये एक ऐसी पहचान अग्निवीर के रूप में वहां पर करेंगे जिसकी गूंज भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों में आगामी कुछ वर्षों में होने वाली है। तो आइए आज हम अग्निवीर योजना क्या बतलाती है, इन्हें हर बच्चों तक पहुंचाने का माध्यम बने। यह अग्निपथ एक मौका देती है सभी बच्चों को, और मौका क्या है? जिंदगी को जिंदा दिली से जीने का। आओ बने हम भारत के अग्निवीर, थल सेना, नौसेना और वायुसेना में। तो हम देश के अग्निवीर कैसे बने, ये तो मन में सभी बच्चों के आ रहा होगा। जो अभी पढ़ करके तुरंत बोर्ड का परीक्षा पास किए हैं उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। तो कैसे बने आखिर देश के अग्निवीर? तो इसे एक भारतीय वायुसेना का एयर वॉरियर ब्रजेश कुमार अपने शब्दों में आप लोगों के सामने स्कीम को, योजना को व्यापक तौर से समझाते हुए व्याख्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस योजना में क्या क्या कंटेंट्स है, तो अग्निपथ स्कीम आखिर है क्या, इससे जुड़े हुए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और ग्लोबल स्कैन क्या है, इन्फोग्राफिक्स क्या है, वन बाय वन हम सब आप लोगों के सामने बतलाने जा रहे हैं। अग्निपथ स्कीम, सबसे पहले की फीचर्स, इसके मुख्य फायदे क्या क्या हैं? अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन एज अग्निवीर थ्रू इनरोलमेंट इन द आर्म्ड फोर्स। यह एक मौका देती है देश को सेवा के लिए, यानी देश की सेवा कैसे करें अग्निवीर के रूप में। और यह सेवा अगर आपके मन में करने की जज्बा है, जोश है, उमंग है, तो आपको आर्म फोर्सेस का इनरोलमेंट प्रक्रिया जो होता है उसमें आपको परीक्षा देनी होगी और परीक्षा पास करके अग्निवीर के रूप में देश की सेवा के मौका आपको मिलेगा। दूसरा पॉइंट कहता है इनरोलमेंट ऑफ ऑल सोल्जर्स, सेलर्स एंड एयरमैन थ्रू अग्निपथ स्कीम। और इस स्कीम के जरिए आपको भारतीय सेना में सोल्जर्स के रूप में, नौसेना में सेलर्स के रूप में और वायुसेना में एयरमैन के रूप में सिलेक्शन होगा। पैन एंड इंडिया मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट 4 years टेन्यूर, ये पूरे भारत में मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होगा। 4 साल का अवधि का ये स्कीम है। एट्रैक्टिव मंथली इमोलूमेंट्स एंड हैंडसम सेवानिधि पैकेज, आप सब लोगों के हर महीने एक अच्छा आकर्षित पैसा मिलेगा और एक अच्छी सेवानिधि पैकेज दी जाएगी। अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर इनरोलमेंट इन ए रेगुलर कैडर, और आप लोगों का अगर काम अच्छा रहा तो आप एक रेगुलर कैडर के रूप में भी चुने जा सकते हैं। बेस्ड ऑन मेरिट एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट up to 25% अग्निवीर कैन बी selected as regular cadre through a central transparent rigorous system after 4 years। और अगर मेरिट अच्छा रहा तो 25% अग्निवीर रेगुलर हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा
कि जो 75% बच जाते हैं वो ये नहीं सोचे कि हम बिल्कुल बाहर आकर के बिल्कुल नकारे हो जाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, क्या आप में इतनी क्वालिटी नहीं है? आखिर अगर ऐसे भी देखें तो हम सब देखते हैं, मैं ही कितने अपने आसपास के समाज में देखता हूँ कि 4 साल बच्चे पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, और मेरे नज़रों में कितने ऐसे बीटेक छात्र हैं जो 4 साल पढ़ करके लगभग 8 से 9 लाख रुपया खर्च करते हैं, और एमटेक बीटेक कर करके भी उन्हें कितना सैलरी के रूप में पैकेज मिल रहा है, तो 18,000 20,000 ऐसे बहुत सारे मेरे नज़रों में हैं। तो आप तो सोच लीजिए कि मैट्रिक पास करके 10 का एग्ज़ाम पास करके और 4 साल देश सेवा किए और कुछ एक अच्छा अट्रैक्शन मिला, पैसा मिला, वो पैसा से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लस आप में जो जज्बा आया, स्मार्टनेस आई, जो वहाँ पर सीखें, उसकी वैल्यू समाज में जितने भी अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आपको देंगे। आपको हर जगह एक स्थान दिया जाए। बस आपको ये स्कीम समझना है, और समझ करके 4 साल समझ लीजिए कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं, अगर मान लीजिए कि 25 साल 26 साल के एज में आप निकल रहे हैं, उसके बाद आपके पास एक अपना पैसा भी है। आप उस पैसा का उपयोग करके अगर चाहें तो स्टार्टअप कर सकते हैं, और नहीं तो पढ़ाई आगे भी जारी रखिए। बीपीएससी, यूपीएससी, कुछ भी एग्जाम दे सकते हैं। क्या आप में ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है? है। बस आपको अपनी शक्ति को पहचानना है। आप अपने आसपास देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 27 साल 30 साल हो गया कंपटीशन की तैयारी अभी भी कर रहे हैं। उनसे तो आप कितने बेहतर होंगे कि 21 साल, 17 से 21 एज है, अभी फर्स्ट ईयर के लिए 2 साल और बढ़ाया गया, 23 साल तक किया गया है। मैंने 17 साल से 23 साल तक के विद्यार्थी अग्निवीर बन सकते हैं। और मान लीजिए कि हम सबसे लेटेस्ट बोल रहे 23 साल वाला भी अगर सिलेक्शन हो रहा है, तो 24, 25, 26, 27 साल करके कंप्लीट करके अगर बाहर आ रहा है, 28 साल में वो इंटर किया है, तो 28 साल के बाद वो अपना कुछ भी रोजगार शुरू कर सकता है। अगर आगे पढ़ करके और अच्छा जॉब लेना चाहता है तो उसके लिए अच्छे अच्छे संस्थान मिलेंगे उसे पढ़ाने के लिए, और उस संस्थान में रह करके वो ज्ञान अर्जित करेगा, और इस तरह से देश सेवा में और अन्य संस्थान के द्वारा, अन्य रोजगार के द्वारा अपना सहयोग दे सकता है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। ए ट्रांसफॉर्मेटिंग स्कीम आर्म फोर्सेस improved battle preparedness through transformative evolution with energetic, fitter, diverse, more trainable and resilient youth suited to the changing dynamics। यह क्या करता है? बैटल प्रिपेयरनेस को इम्प्रूव करेगा आर्म फोर्सेस। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट विथ ए रिगरस एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे अच्छे लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, जो क्या करेगा? आर्म फोर्सेस को मजबूत करेगा। यूथफुल प्रोफाइल बाय एन ऑप्टिमल बैलेंस ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस। ऑप्टिमल बैलेंस, यूथ नौजवानों के बीच में एक ऑप्टिमल बैलेंस रहेगा, उनका अनुभव रहेगा, और उससे उन नौजवानों का एक अच्छा प्रोफाइल बनेगा। Endeavor to harness benefits of a skill India by induction from Tech Institute। और ये स्किल इंडिया योजना जो है, तो ये जो बच्चे आप लोग जो हैं जब बाहर निकलेंगे तो एक अच्छे टेक्नीशियन के रूप में होंगे। तो टेक इंस्टीट्यूट से आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। इस टेक इंस्टीट्यूट, समझ लीजिए कि भारतीय वायुसेना में, नेवी में, आर्मी में जो गए और वहाँ से जो सीखे, वो सीख से आप अलग अलग टेक इंस्टीट्यूट में आप अपने आप प्रेरणा को दे सकते हैं, और वहाँ पर स्किल इंडिया को बढ़ावा दे सकते हैं।
तो ये सब आर्म फोर्सेस के लिए हो गया। अब इंडिविजुअल को बेनिफिट क्या है? इंडिविजुअल्स बेनिफिट, अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ imbibe resume so unique, a smooth integration into society, good financial package, confidence and better citizen by military training, team building, force and camaraderie forged over the year। तो ये इंडिविजुअल को फायदा है। क्या क्या है? अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, कैसे अपॉर्चुनिटी? टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेस एंड सर्व द नेशन। अगर आर्म फोर्सेस में जुड़ने का जो सपना था तो वो पूरा होगा, और देश सेवा की भावना जो मन में है उसे आप पूरा कर सकते हैं अग्निवीर बन के। इम्बाइब मिलिट्री डिसिप्लिन, मोटिवेशन, स्किल एंड फिजिकल फिटनेस, और ये आप में एक डिसिप्लिन लाएगा, सैनिक जो अनुशासन है, मोटिवेशन, योग्यता, फिजिकल फिटनेस, ये आपके अंदर लाएगा। आप सोचिए कितने स्मार्ट बनते हैं समाज में। रेज्यूमे सो यूनिक दैट एन अग्निवीर विल स्टैंड आउट इन द क्राउड। अब अग्निवीर बन करके जब आप बाहर आएंगे तो आपका जो रेज्यूमे होगा वो यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, और यह एक अग्निवीर को तीर में भी एक स्थान देगा और आपका एक पहचान बनेगा। तो यह इंडिविजुअल के लिए व्यक्तिगत फायदा है। A smooth integration into society with a skill set, certification and diplomas, higher education credit। अब सोसाइटी में, समाज में एक स्मूथ इंटीग्रेशन होगा, व्यापक। थोड़ा सा अगर देखा जाए ना तो इंटीग्रेशन मतलब ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। किस चीज में? तो स्किल में। स्किल का एक सेट्स होगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा, डिप्लोमा, हायर एजुकेशन, इन सब चीज़ों का फायदा आपको अग्निवीर में रह करके प्राप्त कर सकते हैं। गुड फाइनेंशियल पैकेज, मेकिंग हिम मोर स्टेबल देन हिज सिविलियन काउंटर पार्ट, और साथ साथ आपको फाइनेंशियल पैकेज भी अच्छा मिल रहा है, जो आपको अगर सिविलियन काउंटर पार्ट की तुलना करें, जो आपके बाहर जो दोस्त हैं, साथी हैं, तो उनके तुलना में आपको एक अच्छा फाइनेंशियल पैकेज मिलेगा, तो आप समाज में अच्छा करेंगे। कॉन्फिडेंस एंड बेटर सिटीजन बाय मिलिट्री ट्रेनिंग, टीम बिल्डिंग, इथोस एंड कामरेडरी फोल्ड ओवर द ईयर। और यह जो 4 साल आप जो मिलिट्री का ट्रेनिंग कर रहे हैं, इससे आप में टीम बिल्डिंग का भावना आया, कामरेडशिप आएगी, जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर लाएगा, कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बढ़ाया, और आप एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज में उभरे। तो ये इंडिविजुअल के लिए। और नेशन के लिए क्या फायदा है? अगर एक अग्निवीर से देखा जाए तो नेशनल इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन यूनिटी इन डाइवर्सिटी विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू यूथ इंक्लूडिंग वीमेन फ्रॉम ऑल रीजन। तो यह नेशनल इंटीग्रेशन माने राष्ट्र की तरक्की कैसे होगी? यह राष्ट्र की तरक्की आधारित होती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, माने विविधता में एकता पर आधारित है। तो इसमें क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू यूथ इंक्लूडिंग वीमेन फ्रॉम ऑल रीजन, सभी क्षेत्रों से नौजवानों को, इसमें पुरुष और साथ साथ महिला, लड़के लड़कियां दोनों को समान मौका मिलता है। तो यह जो है ना, विविधता में एकता देती है, जो राष्ट्र के लिए काफी फायदेमंद होगा, राष्ट्र को आगे बढ़ाएगा। और दूसरा, राष्ट्र के लिए नेशन बिल्डिंग थ्रू एम्पावर्ड, डिसिप्लिन्ड एंड स्किल्ड यूथ विथ मिलिट्री इथोस इन सिविल सोसाइटी। अब देश बनेगा, देश में एक नई संरचना आएगी। यह कैसे आएगी? नेशन कैसे बिल्ड करेगा? थ्रू एम्पावर्ड, डिसिप्लिन्ड एंड स्किल्ड यूथ विथ मिलिट्री इथोस इन सिविल सोसाइटी। अगर सिविल सोसाइटी में अगर ये डिसिप्लिन बच्चे अगर आ रहे हैं और हर साल 50,000 60,000 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, अगर 50,000 60,000 लाखों कुछ साल में होने वाले हैं, तो इसमें अगर हम एवरेज मान करके चले कि 50,000
बच्चे बाहर आ रहे हैं एज ए 75% जो है 50,000 निकल रहे हैं। अब वो अगर 50,000 समाज में आएंगे और वो अपने डिसिप्लिन से अगर एक एक दो दो लोगों को भी अब वो डिसिप्लिन सिखलाएंगे तो सोच लीजिए 1.5 लाख, फिर 1.5 लाख फिर लोगों को ऐसे चेन बनते जाएगा और ऐसा डिसिप्लिन ऐसी योग्यता पूरे देश में छा जाएगी जिससे हमारा देश तरक्की के मुकाम पे बढ़ेगा। अगला पॉइंट है अग्निपथ स्कीम। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? तो एज लिमिट है 17.5 साल से लेकर के 21 साल। और रिक्रूटमेंट प्रक्रिया क्या है? कैंडिडेट विल बी इनरोल्ड अंडर द रेस्पेक्टिव सर्विस एक्ट फॉर ए सर्विस ड्यूरेशन ऑफ 4 years इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। रिक्रूटमेंट एज पर टर्म्स एंड कंडीशन, जो पहले बता दिया गया कि 4 साल के लिए होगा, वही बतला रहा है कि कैंडिडेट विल बी इनरोल्ड अंडर द रेस्पेक्टिव सर्विस एक्ट, जैसे आर्मी सर्विस एक्ट होता है, एयरफोर्स नेवी सर्विस एक्ट होता है, उस एक्ट के द्वारा जो है ना जो ड्यूरेशन दिया गया है उसमें इनरोल्ड होंगे। और ये ड्यूरेशन कितना है? ट्रेनिंग के पीरियड को लेकर के 4 साल। और रिक्रूटमेंट कैसा होगा? एज पर टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी टर्म और कंडीशन है उसको फुलफिल करते हुए यह रिक्रूटमेंट यानी कि चुनाव होगी, सिलेक्शन होगी, भर्ती होगी। ट्रेनिंग क्या करता है? ट्रेनिंग में क्या होगा? इम्पार्टेड विगरस मिलिट्री ट्रेनिंग इन एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर। अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, जैसे हमने कहाँ किया था? बेंगलोर में किया, पीटीआई में, कुछ दोस्त मेरे ITI में किए थे, कुछ बेलगाम में करते हैं। अलग अलग ऐसे ही पूरे भारत में ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, तो उनके ट्रेड के हिसाब से अलग अलग जगह पर उन्हें ट्रेनिंग करने का मौका दिया जाएगा। और सर्विस क्या है? अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन इन वेरिड टेरेन फ्रॉम माउंटेन्स टू डेजर्ट्स ऑन लैंड, सी और एयर। सर्विस सेवा करने का मौका देश के अलग अलग क्षेत्रों में, पहाड़ से लेकर के रेगिस्तान तक, समतल जमीन से लेकर समुद्र तक, हवा में, सब जगह सेवा करने का मौका मिलेगा। फाइनेंशियल पैकेज ऑलरेडी बताया गया है। फाइनेंशियल पैकेज में कंपोजिट एनुअल पैकेज है, फर्स्ट ईयर 4,76,000 अप्रोक्सीमेटली दिया जाएगा और यह बढ़ते हुए 4th ईयर में 6,92,000 रुपया तक बढ़ेगा। अलाउंसेस में रिस्क एंड हार्डशिप, राशन, ड्रेस, ट्रेवल अलाउंसेस एज एप्लीकेबल, जो नॉर्मल फौजी लोगों को मिलता है वो सारे अलाउंसेस 4 साल पीरियड में आप लोगों को मिलेंगे। सेवा निधि क्या करता है? सेवा निधि कहती है कि 30% ऑफ मंथली इमोलूमेंट टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल, इक्वल अमाउंट मैच्ड एंड कंट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, कॉर्पस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली ₹11.71 lakhs आफ्टर 4 years, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। यानी आपको जो भी सैलरी मिल रहा है उसका 30% मंथली इमोलूमेंट्स होगा, इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन, यानी होता है कुछ पैसा काटा जाए और उतना ही इक्वल अमाउंट में सरकार भी पैसा देगी। और इस तरह से लास्ट में 30% आपका, 30% सरकार का, मिला करके एक मुश्त पैसा बाद में मिलेगा। और कॉर्पस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 11,71,000 4 साल के बाद आपको मिलेगा, जो जिसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये चीज ध्यान देने वाला। तो 11,71,000 रुपया आपको मिलेगा, वो आय कर से मुक्त रहेगा। डेथ कंपनसेशन, अच्छा जिंदगी है तो कुछ भी हो सकता, तो ये भी हम लेकर के चलेंगे। डेथ कंपनसेशन, अगर किसी कारणवश अगर हम ड्यूटी कर रहे हैं, अब ड्यूटी देश का सेवा कर रहे हैं, कभी भी कुछ हो सकता है, तो उसमें किसी की अगर देश रक्षा करते हुए मृत्यु हो जाती है तो उस परिस्थिति में नॉन कंट्रीब्यूटिव लाइफ इंश्योरेंस है जो 48 लाख का, 48 लाख का कवर करता है। यह आपके परिवार नॉन कंट्रीब्यूटिव लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹48 लाख। इसके अलावा एडिशनल एक्स ग्रेशिया ऑफ 44 लाख फॉर डेथ एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस। अगर सर्विस करते हुए अगर डेथ हो जाता है, एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस का मतलब सर्विस पीरियड में, अगर ड्यूटी टाइम में अगर डेथ हो जाता है तो
अतिरिक्त जो है ना 44 लाख रुपया मिलेगा। पे फॉर अनसर्व्ड पोर्शन अप टू 4 ईयर इंक्लूडिंग सेवानिधि कंपोनेंट। और यह दिया जाएगा पे अनसर्व्ड पोर्शन, जो आपका मान लीजिए कि किसी की डेथ हो गई, 2 साल ही सर्विस किया और 2 साल में ही डेथ हो गया, तो जो 2 साल पीरियड जो बचेगा वो 2 साल पीरियड का पैसा भी परिवार को सेवानिधि कंपोनेंट के तहत दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि डिसेबिलिटी कंपनसेशन, मान लीजिए पहाड़ चल रहे, पठार चल रहे, कुछ ऐसे जगह पर चल रहे जिसके चलते शारीरिक कुछ प्रॉब्लम आ गया, डिसेबल हो गया, तो उसमें जो है ना कंपनसेशन दिया जाएगा बेस्ड ऑन परसेंटेज डिसेबिलिटी, जैसे 20%, 30%, 40%, 50%, जैसा शरीर में प्रॉब्लम है वो परसेंटेज डिसेबिलिटी होता है। उसके बेस पे आपको मेडिकल अथॉरिटी जब अप्रूव्ड कर देता है तो कंपनसेशन मिलता है, उसे डिसेबिलिटी कंपनसेशन कहते हैं। इसके साथ दूसरा पॉइंट कहता है डिसेबिलिटी कंपनसेशन में 1 टाइम एक्स ग्रेसिया ऑफ ₹44, 25, 15 लाख ऑफ for 100%, 25% एंड 50% डिसेबिलिटी रिस्पेक्टिवली। अब कोई किसी को 100% डिसेबल है तो उसे 44 लाख, 25% डिसेबल है तो 25 लाख, 50% अगर डिसेबल है तो उसे 15 लाख दिया जाएगा। ऑन कंप्लीशन, अब ट्रेनिंग वगैरह समाप्त हो गया, सर्विस समाप्त हो गया, तो सेवानिधि पैकेज ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल के कंप्लीशन के बाद सेवानिधि पैकेज मिलेगा और एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें लिखा हुआ अगर रहेगा स्किल गेंद सर्टिफिकेट, आपने जो स्किल प्राप्त किया है 4 साल देश सेवा में, उसके आधार पर आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसकी वैल्यू हर जगह होगी। स्क्रीनिंग असेसमेंट अगला पॉइंट है। स्क्रीनिंग असेसमेंट क्या क्या कहता है? सेंट्रलाइज्ड ट्रांसपेरेंट स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन मेरिट टेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग सर्विस। सर्विस आप करने जाए, सिलेक्शन हो गया और अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो प्रदर्शन है काम करने का, उसके मेरिट के आधार पर सेंट्रलाइज्ड ट्रांसपेरेंट स्क्रीनिंग किया जाएगा और उसके आधार पर आपको छांटा जाएगा। आपके मेरिट के आधार पर आपको उन जितने सिलेक्टेड लोग हैं उनमें से आपको अलग एक असेसमेंट मिलेगा और उस असेसमेंट के आधार पर आप आगे भी सर्विस कर सकते हैं। तो सेंट्रलाइज्ड ट्रांसपेरेंट स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन मेरिट बेस्ड एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग सर्विस। जैसे हम लोगों को भी असेसमेंट मिलता और ये असेसमेंट प्रमोशन में भी काम आता था। आगे के कोई भी फंक्शन योजना जो सर्विस के तहत रहती थी उसमें सबसे पहले देखा जाता था कि पार्टिकुलर इंडिविजुअल का कौन कैसा असेसमेंट है, वो काम कैसे कर, उसका जो सिलेक्शन में छांटने का जो प्रक्रिया जैसे स्क्रीनिंग उसे बोलते, तो स्क्रीनिंग बेस्ड असेसमेंट रहेगा और उसमें आप अच्छे बनेंगे। आपने अगर अच्छा काम किया है तो आपकी एक अलग पहचान बनेगी और वो आपके फ्यूचर को तय करे सर्विस में, चाहे वो आर्मी का हो, नेवी का हो या एयरफोर्स। दूसरी पॉइंट है अग्निवीर कैन अप्लाई ऑन वॉलंटियर बेसिस टू इनरोल इन द रेगुलर कैडर। और इस प्रकार से अगर स्क्रीनिंग अच्छा रहा तो अग्निवीर को वॉलंटियर बेसिस पे, यानी कि खुद से अगर आपको मन है कि हम आगे सर्विस करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं रेगुलर कैडर में इनरोल करने के। तो परफॉर्मा आता होगा वो भराया जाएगा और फिर आपने परफॉर्मा भर दिया, फिर उसके बाद सर्विस आपका असेसमेंट देखेगी। आपका असेसमेंट से ये सब लोग भरेंगे और सब जितने हैं, अगर 100% अग्निवीर बने हैं तो अग्निवीर जितने बने हैं सब अपना परफॉर्मा रेगुलर कैडर के रूप में भरेंगे। अब उसमें 25% स्क्रीनिंग जो हुआ उसमें जिनका असेसमेंट सही रहा उनको रेगुलर कर दिया जाएगा, बाकी 75% को देश के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने का मौका दिया जाएगा। इतना यहाँ पर तय है कि ये मत सोचिए कि जो 25% निकले हैं
वही सबसे सुपर रहेंगे और आप 75% जो समाज में बाहर आए वो नहीं। आपकी योग्यता उनसे किसी भी मामले में कम नहीं होगी। आप समाज में आकर हो सकता है कि बहुत ऊंचा मुकाम भी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आपके पास तो खुला आसमान रहेगा, बस आपके पर कितने फैले हैं, आप कितने ऊंचा उड़ सकते हैं, ये आपकी योग्यता पे आधारित होगी। प्लस आपके मेंटर होंगे, बाहर में आप अच्छे लोगों से कांटेक्ट कीजिए, जो पहले के रिटायर्ड लोग हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं, उनसे आइडिया लेते रहिए और देखिए आप कितनी ऊंची उड़ान भरेंगे। अगला पॉइंट है सिलेक्शन क्या है। ऑन सिलेक्शन इन ए सेंट्रलाइज्ड, ट्रांसपेरेंट एंड रिगरस सिस्टम, on enrollment in regular cadre, pay fixed as regular soldier, pension as per extent regulation। वही पॉइंट कर रहा है, on selection in a centralized, transparent and rigorous system। on enrollment मैंने सिलेक्शन हो रहा है सेंट्रलाइज, ट्रांसपेरेंट और रिगरस सिस्टम पर आधार, पद्धति पर आधारित। और ऑन इनरोलमेंट इन रेगुलर कैडर, पे फिक्स्ड एज रेगुलर सोल्जर, पेंशन एज पर एक्सटेंट रेगुलेशन। और अगर रेगुलर कैडर के रूप में अगर इनरोलमेंट हो रहे हैं तो रेगुलर सोल्जर का जो पे फिक्स होता है उसकी आधार पे आपको सब कुछ सुविधा दिया जाएगा एज पर एक्सटेंट रेगुलेशन, जो रूल है। अच्छा, कुछ मन में डाउट, संदेह बच्चों को आ सकती है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के तहत उन संदेह को दूर किया जा सकता। तो पहला मान लीजिए कि कोई अग्निपथ स्कीम के द्वारा अग्निवीर में ज्वाइन करने से पहले उसके मन में आया व्हाट इज द अग्निपथ स्कीम एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। ये पहले ही हम लोगों ने बता दिया है, मैं फिर से बस पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी में। The Agnipath scheme in the Indian Armed Forces is a scheme wherein selected candidates will be enrolled as Agniveer for 4 year period। यानी कैंडिडेट होगा, अग्निपथ एक स्कीम है जिसमें कैंडिडेट को सिलेक्शन किया जाएगा 4 साल के लिए। ऑन कंप्लीशन ऑफ द 4 year पीरियड, Agniveer will go to the society as disciplined, dynamic, motivated and a skilled workforce for employment in other sectors to pursue their career in job of their choice। वही 4 साल कंप्लीट हो गया, 4 साल के बाद अग्निवीर अगर समाज में जाएंगे तो एक डिसिप्लिन रहेंगे, डायनेमिक, मोटिवेटेड और स्किल्ड वर्क फोर्स के साथ रहेंगे, जो उनके दूसरे सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के लिए फायदेमंद होगा। Based on organizational recruitment and policy promulgated by the armed forces, Agniveers after completing their engagement period will be offered an opportunity to apply for enrollment in the permanent cadre। वही बोल रहा है कि अगर अपॉर्चुनिटी अच्छा रहा, अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो वो परमानेंट कैडर बन सकते हैं। और इस स्कीम में 25% ऑफ अग्निवीर विल बी सिलेक्टेड टू बी इनरोल्ड इन द आर्म्ड फोर्सेस एज ए रेगुलर कैडर, और रेगुलर कैडर के रूप में 25% अग्निवीर जुड़ जाएंगे। The scheme provides an avenue to Indian youth desirous of serving the country to get recruited in the armed forces for a short duration। The scheme provides an avenue to Indian youth, माने भारतीय नौजवानों को यह योजना एक मौका देता है, डिजायरस ऑफ सर्विंग, जिनको जो इच्छा रहती है कि हम सेवा करें समाज के, टू गेट रिक्रूटेड इन द आर्म्ड फोर्सेस फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। तो वो क्या करेंगे, छोटी अवधि के लिए आर्म्ड फोर्सेस में जुड़ जाएंगे और देश की सेवा किए और वहाँ से कुछ सीख करके आएंगे और समाज सेवा में हैं। द स्कीम इनहेंसेस द यूथ प्रोफाइल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। और यह स्कीम जो है ना, आर्म्ड फोर्सेस को क्या करता है, एक ताकत देगा, यूथ पावर देगा, यूथ प्रोफाइल, इनहेंसेस द यूथ प्रोफाइल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के यूथ प्रोफाइल को बढ़ावा देगा, ताकत देगा। एडवांटेज,
This proposal envisages providing opportunity to the youth to serve in the military for short duration. वही बात बोल रहा है. It will also lead to a much more youthful and technically adept war fighting force by ensuring a fine balance between youthful and experienced personnel in the armed forces. It will also lead to a much more youthful and technically adept war fighting force. माने ये लीड करेगा, नेतृत्व करेगा एक यूथफुल और टेक्निकली एडेप्ट फाइटिंग फोर्स का. युद्ध में जो फाइटिंग फोर्स होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, वो टेक्निकली साउंड और यूथफुल नौजवान जोश से भरा हुआ रहेगा. बाय इंश्योरिंग, और ये कैसे होगा, ए फाइन बैलेंस बिटवीन यूथफुल एंड एक्सपीरियंस पर्सनल इन द आर्म फोर्सेस. यूथफुल और उनके बीच में एक योग्यता ला दिया जाता है जो सर्विस देगी, और इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बनेगा जो आर्म फोर्सेस में ताकत लाए. दूसरा है, व्हाट आर द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ द. इस योजना का व्यापक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है, द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम आर. व्यापक उद्देश्य जो इस योजना का है वो निम्नलिखित है, जिसे हम ए बी सी डी ई पॉइंट के द्वारा जानेंगे. तो पॉइंट ए कह रहा है, टू इनहेंस यूथफुल प्रोफाइल ऑफ द आर्म फोर्सेस so that they are at their fighting best at all times with increased risk taking ability. B करा, to attract young talent from the society to effectively exploit, adopt and use emerging modern technology with enhanced technical threshold of intake while leveraging technical institutions of the country. पॉइंट सी बताता है, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द यूथ हु मे बी कीन टू सर्व द नेशन इन यूनिफॉर्म albeit फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. चौथा पॉइंट बतलाता है, टू इम्बाइब द आर्म फोर्सेस इथोस, करेज, कामरेडरी, कमिटमेंट एंड टीम वर्क इन द यूथ. एंड पॉइंट ई, टू प्रोवाइड एबिलिटीज एंड क्वालिटीज such as discipline, dynamism, motivation and work skill so that the youth remains an asset. ये सारे बिंदु हम ऊपर व्याख्या कर चुके हैं, इसलिए हम आगे चलें. प्रश्न है तीसरा, what benefits are envisaged to be accrued from the scheme. कौन सी फायदा जो है ना इस योजना से जो है ना आने वाली. तो स्कीम वुड बी ए विन-विन सिचुएशन फॉर द आर्म फोर्सेस, नेशन, इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी. तो यह विन-विन सिचुएशन लेकर के आ रही है यह योजना, आर्म फोर्सेस के लिए भी, देश के लिए भी, व्यक्तिगत रूप से भी और हमारे समाज. वही है. फिर अब आगे मैं पहले में बता दिया हूँ. अब कैसे, तो आर्म फोर्सेस के लिए विन-विन सिचुएशन कैसे है, तो इम्प्रूव्ड बैटल प्रिपेयर्डनेस, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट यूथफुल प्रोफाइल और हार्नेस बेनिफिट्स ऑफ स्किल इंडिया. तो बैटल प्रिपेयर्डनेस में इंप्रूवमेंट आ जाएगा थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव इवोल्यूशन विथ एनर्जेटिक, फिटर, डाइवर्स, मोर ट्रेनेबल एंड रिसाइलिएंट यूथ सुटेड टू द चेंजिंग डायनेमिक्स. सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट लोगों का सिलेक्शन होगा. कैसे, विथ रिगरस एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस. फिर तीसरी पॉइंट, यूथफुल प्रोफाइल एक नौजवान लोगों का, नवयुवक जो बिल्कुल एकदम जोश से भरे हुए हैं, वैसे लोगों का सिलेक्शन होने जा रहा है आर्म फोर्सेस में. तो एक यूथफुल प्रोफाइल मिलेगा. और ये जो युवा हैं ये क्या करेंगे, ऑप्टिमल बैलेंस ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस, इनके बीच में एक बैलेंस रहेगा अनुभव का और युवा शक्ति का. तो युवा शक्ति और उन युवा शक्ति में एक्सपीरियंस. तो अगर अनुभव और ताकत दोनों जब आ जाए तो एक बहुत अच्छा बैलेंस, संतुलन रहेगा, तो आर्म फोर्सेस के लिए बहुत फायदेमंद होगा. और
endeavors to harness benefits of a skill India by induction from state institute और endeavors to harness benefits of a skill India और जो स्किल इंडिया के जो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वो भी मिलेंगे बाय इंडक्शन फ्रॉम टेक इंस्टीट्यूट। अलग अलग जो टेक इंस्टीट्यूट है उनके इंडक्शन जो करेंगे उसमें ये स्किल्ड नौजवान जो 75% आएंगे वो जा करके जुड़ सकते हैं, तो हमें ताकत मिलेगा स्किल इंडिया को बढ़ावा देने में भी। इंडिविजुअल फायदा, अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ टू फुलफिल ड्रीम ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेस एंड सर्व द नेशन, इम्बाइब मिलिट्री डिसिप्लिन, मोटिवेशन, स्किल एंड फिजिकल फिटनेस, ये ऑलरेडी ऊपर कवर कर चुका हूँ। स्मूथ इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी विथ स्किल सेट, सर्टिफिकेशन एंड डिप्लोमाज, हायर एजुकेशन, तो ये सब हायर एजुकेशन में सर्टिफिकेट ये सब मिलेंगे जो इंडिविजुअल को बढ़ावा देंगे समाज में। गुड फाइनेंशियल पैकेज मेकिंग हिम मोर स्टेबल देन हिज सिविलियन काउंटर पार्ट, confident and better citizens by military training, team building, ethos and camaraderie forged over the years. Our resume so unique that an Agniveer will stand out in the crowd. और resume इतना यूनिक रहेगा कि अग्निवीर तीर में भी अपना एक अलग पड़। इंडिविजुअल बेनिफिट है, नेशन का बेनिफिट, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशन बिल्डिंग। National integration based on unity in diversity with equal opportunity to youth including women from all regions। इस स्कीम में महिला लोगों को भी लिया जा रहा है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा जो अनेकता में एकता को बढ़ावा देगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए फायदेमंद है। नेशन राष्ट्रीय बढ़ावा, राष्ट्र को बढ़ने में, और नेशन बिल्डिंग, और इस पर एक नेशन में बिल्ड होगा, एकजुट होगा थ्रू इम्पावर डिसिप्लिन एंड स्किल्ड यूथ विथ मिलिट्री इथोज इन सिविल सोसाइटी। अगला मन में प्रश्न बच्चों को आ सकता है कि व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ द स्कीम ऑन द ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस ऑफ द आर्म फोर्सेस। सैन्य ताकत जो उनके तैयारी में, ऑपरेशनल तैयारी अगर कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट ऑफ द स्कीम माने इस योजना का इम्पैक्ट क्या होगा ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस में, आर्म फोर्सेस के ऑपरेशनल प्रिपेयर। आंसर है द ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस ऑफ द आर्म फोर्सेस विल इनहैंस बाय दिस स्कीम by having a younger profile which is more fighting fit with less encumbrance. It is expected that the risk-taking capability of these personnel would be higher with the infusion of technology and revamping of the training program. The armed forces would ensure that the personnel inducted under the scheme have the same skill set which are required to meet the operational challenges. Then the training standards are clearly defined and monitored by the highest authorities in the armed forces. It would be ensured that the Agniveer meet the highest professional standards. वही बातें हैं कि द ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस ऑफ द आर्म फोर्सेस विल इनहैंस बाय दिस स्कीम, माने ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस ऑफ द आर्म फोर्स माने सैन्य शक्तियाँ जो हैं उनकी ऑपरेशनल काम करने की ताकत, प्रभाव बढ़ जाएगा इस योजना के द्वारा। बाय हैविंग ए यंगर प्रोफाइल, अब एकदम यंगर नौजवान लोगों का प्रोफाइल जो 17 से 21 साल है, तो ऐसा प्रोफाइल में तब युवा शक्ति पूरा भरपूर मिलेगा। विच इज मोर फाइटिंग फिट विथ लेस इनकम्ब्रेंस, माने कम सोर्स में ज़्यादा फाइटिंग फिट देगा, ताकत लड़ने की, जोश की, उमंग की। इट इज एक्सपेक्टेड दैट
द रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ दिस पर्सनल वुड बी हायर। और यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि खतरा लेने की जो कैपेबिलिटी है ना, इन नवयुवकों में ज़्यादा रहता है, जोश ज़्यादा रहता है, ये डरेंगे नहीं किसी चीज़। With the infusion of technology and revamping of the training programs, the armed forces would ensure that the personnel inducted under the scheme have the same skill set which are required to meet the operational challenge। अब जो है कह रहा है कि टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग प्रोग्राम में इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बना के इन लोगों को सिखाया जाएगा कि आर्म फोर्सेस वुड इंश्योर, सैन्य शक्तियाँ इंश्योर करेंगी कि पर्सनल इंडक्टेड अंडर द स्कीम, जो व्यक्ति इस योजना के तहत आ रहा है सैन्य सेवा में, हैव द सेम स्किल सेट, उनके पास वही योग्यता का ज्ञान रहेगा, विच आर रिक्वायर्ड टू मीट द ऑपरेशनल चैलेंज, जो कोई भी ऑपरेशनल चैलेंज दिया जाएगा उसे पूरा वो आराम से करेंगे। Since the training standards are clearly defined, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड क्लियरली स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा चुका है, एंड मॉनिटर्ड बाय द हाईएस्ट अथॉरिटीज इन द आर्म फोर्सेस, और यह योजना लाने से पहले आर्म फोर्सेस के हायर अथॉरिटीज में बहुत ही बारीकी से मॉनिटर्ड किया गया है। तो यह अच्छा स्कीम क्या करेगा, इट वुड बी इंश्योर्ड दैट, यह इंश्योर करेगा कि अग्निवीर मीट द हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, तो जो अग्निवीर बन करके जा रहे हैं वो अपने उच्च प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को पेश करेंगे, जो सर्वश्रेष्ठ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है उसे पेश करेंगे। Fifth question. The scheme envision younger age profile of the armed forces is the age eligibility criteria for enrollment under the scheme different from the earlier practice। वही है, the scheme envision younger age profile of the armed forces is the age eligibility criteria for enrollment under the scheme different from the earlier practice। पहले जो चल रहा था उससे क्या कुछ अलग है? तो आंसर है कैंडिडेट बिटवीन 17.5 to 21 years of age meeting other educational, physical and medical criteria would largely be enrolled as Agniveer। The scheme also aims to harness the Skill India initiative by enrolling candidates qualified in ITI diploma holder in future with the necessary skill for certain technical trade। कैंडिडेट जिनकी एज 17.5 ईयर्स से लेकर 21 ईयर्स तक है और मीटिंग अदर, और जो दूसरे एजुकेशनल योग्यता, फिजिकल, मेडिकल क्राइटेरिया को जो पूरा कर लेते हैं वो अग्निवीर के रूप में सिलेक्ट होंगे। द स्कीम आल्सो एम्स टू हार्नेस द स्किल इंडिया, और यह स्कीम जो है स्किल इंडिया योजना को भी बढ़ावा देता है। इनिशिएटेड बाय इनरोलिंग कैंडिडेट्स क्वालिफाइड, और ये जो कैंडिडेट जो क्वालिफाइड होते हैं ITI के थ्रू, डिप्लोमा होल्डर इन फ्यूचर विद द नेसेसरी स्किल फॉर सर्टेन टेक्निकल ट्रेड, और ये सर्टेन टेक्निकल ट्रेड्स के लिए भी अगर जो योग्यता रखते हैं उसको फुलफिल करेंगे ITI का डिप्लोमा होल्डर, और ये भविष्य में भी फायदेमंद साबित होंगे, ये ऐसा कर। 6 है, कैन द अग्निवीर ऑप्ट फॉर इनरोलमेंट इन द रेगुलर कैडर। कैन द अग्निवीर ऑप्ट फॉर इनरोलमेंट इन द रेगुलर कैडर, वही बात है कि क्या रेगुलर कैडर में ऑप्ट हो सकते हैं, सिलेक्ट हो सकते हैं। तो वही बात है कि 25% होंगे, 75% को बाहर मौका मिलेगा, तो वही पॉइंट। हाउ डज द स्कीम कंपेयर टू द अदर नेशन, अब यह स्कीम दूसरे देशों के तुलना में कैसा है? तो इसका व्याख्या है, ए केयरफुल एनालिसिस ऑफ द मेथडोलॉजी ऑफ इंडक्शन, डिटेंशन एंड रिलीज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल इन वेरियस डेवलप्ड कंट्रीज वाज कैरिड आउट
to adopt the best practices being followed in these countries. The analysis revealed the following. Primary volunteer model. All countries, including those who have conscription, have a volunteer armed forces once the mandatory time stipulation is over. Enrollment procedure. Majority of the countries follow multiple enrollment models at various stages of military career, enabling soldiers to voluntarily continue or exit service. अगला पॉइंट रिटेंशन. ऑल कंट्रीज आफ्टर द इनिशियल कंपल्सरी सर्विस पीरियड रिटेन सोल्जर्स बेस्ड ऑन देयर चॉइस एंड ए मेरिटोरियस सिलेक्शन प्रोसेस. वही चीज रिटेंशन स्कीम वहाँ भी वही है, दूसरे कंट्री में है. ट्रेनिंग. ऑल कंट्रीज हैव ए शॉर्टर इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड. स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड once the soldier is selected for service for a longer duration. और की पॉइंट है incentivization of exit. These incentives vary from country to country, but generally are in the following fields: relaxation, incentive to pursue higher education, financial package on exit, credits in education, qualifications for type and duration of service rendered, advantage for recruitment in the permanent cadre, some assurance of job on exit. और F पॉइंट करा, the Agnipath scheme aims to follow the same model and similar incentives as have been given in the developed कंट्री. जो विकसित देश में जो मॉडल है उसी तरह का मॉडल अग्निपथ स्कीम के द्वारा लाया गया है. इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको ये सब रेफर करें. हम आगे चलते. ग्लोबल स्टैंडर्ड बैकग्राउंड. चाणक्य स्टेटमेंट. Learn from the mistakes of others. You cannot live long enough to make them all yours. चाणक्य, महान जो अर्थशास्त्री चाणक्य हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शहंशाह बनाया, उनका स्टेटमेंट है. क्या उन्होंने कहा था? लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स. दूसरों की गलतियों से सीखो. You cannot live long enough to make them all yourself. तुम ज़्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर सकते हो अगर तुम बना रहे हो सब ऑल योरसेल्फ. अगर अपने आप से ही अगर तुम करने की कोशिश करोगे तो सब तुम खुद से नहीं कर सकते. You cannot live long enough to make them all yourself. तो इसका व्याख्या है, द अग्निपथ स्कीम हैज बीन स्पेशली क्यूरेटेड for Indian society and Indian armed forces after studying the merits and demerits of a wide range of recruitment models being followed in other countries to work out the best possible solution for that suits us. अग्निपथ स्कीम खास करके भारतीय सोसाइटी को देखते हुए बनाया गया, रचना किया गया. और भारतीय सैन्य शक्तियाँ, इंडियन आर्म फोर्सेस, आफ्टर स्टडिंग द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ रिक्रूटमेंट मॉडल, जो अलग अलग जो भर्ती के जो मॉडल होता है ना, उसके योग्यता अयोग्यता को देखा, उसे परखा, और देखने के बाद परखने के बाद फॉलोड इन अदर कंट्रीज, जो दूसरे देशों में फॉलो हो रहे थे उन्हें देखा, और उन्हें देख करके परख करके एक नया मॉडल अपने देश के लिए लाया. टू वर्क आउट द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन दैट सूट्स अस, जो हमारे देश में बिल्कुल सटीक बैठे, और वह मॉडल अग्निवीर स्कीम है.
A study was undertaken of the recruitment procedures being followed by large nations like USA and Russia, conflict-prone nations like Israel, also the Chinese, France, UK and German मॉडल। ये सब USA, रसिया, इसराइल, चाइनीज, फ्रेंच, UK, जर्मन मॉडल में ऑलरेडी चल रहे हैं। तो क्या देश पीछे रहेगा? और अगर पीछे पुराने ढर्रा पर रहा, हम बहुत पिछड़। इसीलिए नयापन को लाना है, नई चीज़ों को अपनाना है, तो इसको आगे बढ़ाना है। Now all the above nations follow similar short duration models to keep their armies young, fit and dynamic. The best practices have been culled out to form our own indigenous model. Indian problem needs Indian solution. तो इस तरह से ऊपर के देशों को देखते हुए हमें भी जरूरत है कि हम भी तो अपनी सेना को नौजवान सेना बनाएं, और इसके लिए डायनेमिक और फिट योग्य लोगों की बहुत जरूरत है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैव बीन क्यूल्ड आउट टू फॉर्म आवर ओन इंडिजिनस मॉडल। तो अपना इंडिजिनस मॉडल बनाना बहुत जरूरी है। तो इंडियन प्रॉब्लम नीड इंडियन सोल्यूशन। भारत में अगर प्रॉब्लम है तो भारत में ही समस्या का समाधान भी होना चाहिए, उसकी खोज ही अगली जीत है। यूनिक एट्रीब्यूट ऑफ अग्निपथ स्कीम विद अदर कंट्रीज। यूनिक एट्रीब्यूट अग्निपथ स्कीम का दूसरे देशों के साथ जो यूनिक एट्रीब्यूशन क्या है वो बता रहा है। आवर नेशन इज डिफरेंट एज वी हैव ए वेरी यंग डेमोग्राफिक प्रोफाइल। We want to capitalize on the same and make the military be a reflection of the demographic dividend of the nation. हमारा देश बहुत जवान है, 35 साल और इससे नीचे के लोगों की संख्या, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने भी बोला, सभी विश्व के अन्य देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा नवयुवक हमारे देश के। तो हम इस युवा पीढ़ी को एक ऐसे रूप में गढ़ते हैं ताकि इनसे हमारा देश एक सुदृढ़ रूप में पेश हो। तो वही बोल रहा है पॉइंट, वी वांट टू कैपिटलाइज ऑन द सेम एंड मेक द मिलिट्री टू बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ द नेशन। वी हैव अ लार्ज आर्मी एंड अ लार्ज कैपेसिटी टू ट्रेन एंड एब्जॉर्ब a large number of youth every year. We can thus upskill large number which is not possible for most nations. हमारे पास क्योंकि युवा ज़्यादा हैं, सिखाने वाले ज़्यादा हैं, तो हम अपने लोगों को ज़्यादा स्किल्ड बना देंगे, और अगर ज़्यादा स्किल बनाएंगे तभी हमारा देश भी स्किल इंडिया जो है स्किल वो पूरा कर पाएगा, जो कि नहीं संभव है दूसरे देशों में। वहाँ पे उतने यूथ नहीं है, मैन पावर नहीं है उतना, तो हम क्यों न अपने युवा पीढ़ी का फायदा लें, युवा पीढ़ी को फायदा दें और इनसे फायदा लें देश के विकास के लिए, देश को ऊंचाई तक ले जाने के लिए। अब रसिया के बारे में, रसिया में कैसा मॉडल? द रशियन मिलिट्री इज ए हाइब्रिड फॉर्मेट combining a traditional cadre and reserve conscript system and a contract professional system. रसिया का जो है ना हाइब्रिड फॉर्मेट, जिसमें कंबाइनिंग ए ट्रेडिशनल कैडर एंड रिजर्व कॉन्स्क्रिप्ट सिस्टम, माने वही बात जो परमानेंट टाइप के हैं और कुछ जो रिजर्व कॉन्स्क्रिप्ट सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप के प्रोफेशनल सिस्टम है, तो ये मिल करके कैडर एंड रिजर्व कॉन्स्क्रिप्ट सिस्टम। दिस इंक्लूड अप टू 1 year ऑफ ट्रेनिंग एंड 1 year ऑफ सर्विस। और ये क्या, 1 साल ट्रेनिंग 1 साल सर्विस, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। रिक्रूटमेंट, वॉलंटियर्स इन रशियन आर्मी आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर। दीज ऑप्शंस अवेलेबल। अब रशियन आर्मी में जो वॉलंटियर होकर स्वयं इच्छा से स्वेच्छा से जो जाता है उसको कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है, और उन्हें 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला, साइन अप फॉर 2 years ऑन कॉन्स्क्रिप्शन, साइन अप आफ्टर 6 months ऑफ कॉन्स्क्रिप्शन सर्विस,
directly recruited from civil population who have completed conscription service early। 2 साल के लिए सिग्नेचर। आप सर्विस जो कॉन्स्क्रिप्शन सर्विस जो डिटेल जो बताया गया है कितना करना है उस करने सर्विस के 6 महीना के बाद सिग्नेचर करना। और डायरेक्टली रिक्रूटेड फ्रॉम सिविल पॉपुलेशन, सिविल पॉपुलेशन से जो डायरेक्टली रिक्रूट करके आता है वो है कंप्लीटेड कॉन्स्क्रिप्शन, जो उनकी सेवा अवधि रहती है वो जो पूरा करते हैं सर्विस अर्लियर, पहले से हु हैव कंप्लीटेड कॉन्स्क्रिप्शन सर्विस अर्लियर, जो पहले से जो सेवा अवधि होती है वो कंप्लीट कर लिए रहते हैं वो डायरेक्टली रिक्रूटेड फ्रॉम सिविल, उनको भी सिविल पॉपुलेशन से डायरेक्टली रिक्रूट किया जाता। ट्रेनिंग same as for conscripts, however, in case the contract serviceman desire to lead a sub-unit as a NCO, he needs to undergo additional formal training at the academy for 2 years and 9 months। ये बिंदु बतलाती है सेम एज फॉर कॉन्स्क्रिप्ट, फिर भी in case the contract serviceman desire to lead a sub unit as an NCO, अगर कोई मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में है और कॉन्ट्रैक्ट सर्विसमैन है और उसको इच्छा है कि एक NCO के रूप में सब यूनिट में हम लीड करने पेश करें, तो उसे क्या करना पड़ता है, he needs to undergo additional formal training, तो उसे अलग से ट्रेनिंग करना पड़ता है, फॉर्मल ट्रेनिंग एट द एकेडमी फॉर 2 years and 9 months, 2 साल 9 महीना अलग से ट्रेनिंग करेगा। उसके बाद वह पार्टिकुलर यूनिट में एज ए NCO पोस्टेड हो। बेनिफिट, one of the benefit of serving in the military is the opportunity to enter a university on easy terms, which include replacement of examinations by interview or reduction in the number of examinations. In some occasions, a young man can take the examination while service in the military, provided his military station has a corresponding agreement with one of the state educational institutions. Another option is to receive further education in a military school. Military service is a recruitment for those who want to make a career in certain governmental or official organizations. Many public institutions and organizations do not hire men who have not served in the military. उन्हें बहुत सारे ऐसे फायदे बताए गए हैं जो ऊपर में चर्चा किया जा चुका है कि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो वैसे लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टीट्यूशन में लेना चाहते हैं जो कि मिलिट्री सेवा कर चुके होते हैं। अगर जो जिनके पास सर्टिफिकेट होता है उन्हें प्रायोरिटी दिया जाए। इसी प्रकार से अलग अलग पॉइंट्स हैं। पे क्या है? ए सोल्जर बेस्ड ऑन अ स्किल गेट्स ए स्टार्टिंग पे varying from about 30,000 to 50,000 रूबल, 30,000 से 50,000 रूबल तक वहाँ पर मिलता है रुपया। पेंशन, कॉम्प्लेक्स पेंशन सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ सर्विस। अब इजराइल में क्या पद्धति? द पीरियड ऑफ एक्टिव ड्यूटी conscription is 32 months for men and 24 months for women. This is followed by a decades-long period of compulsory reserve duty to age 50 for women and age 55 for men. इजराइल में मतलब क्या है विधि, वहाँ का सिस्टम क्या है कि 32 मंथ के लिए एक्टिव ड्यूटी करना जरूरी है पुरुषों को और 24 महीना महिलाओं को। और दिस इज फॉलोड बाय ए डिकेड लॉन्ग पीरियड ऑफ कंपल्सरी रिजर्व ड्यूटी, और यह कंपल्सरी हो जाता है अगर उनके परफॉर्मेंस के आधार पर महिलाओं के लिए 50 साल तक और पुरुषों के लिए 55 ईयर्स तक। इजराइल का बेसिक ट्रेनिंग क्या है? दिस ट्रेनिंग टर्न सिविलियन इनटू सोल्जर। ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग दे लर्न द वैल्यूज एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉम्बैट सोल्जर इंक्लूडिंग रूटीन एंड मिलिट्री डिसिप्लिन, फिजिकल ट्रेनिंग, फील्ड वीक्स, weapons training, shooting and the principle of the IDF. Basic training
lasts approximately 4 months and ends with a final march. At the end of the march, the soldiers have a swearing-in ceremony in which they officially join the ranks of the Israel Defense Forces. Advanced training. This training is carried out at the brigade. Each soldier is assigned a role in the brigade, and after 4 months to a year of training, depending on the demands of the unit, is able to begin operational duty. During advanced training, soldiers learn how to work together as a team, starting as the smallest group, the squad, and ending with the whole company. They put emphasis on fitness, readiness, and the proper care of military equipment. At this point, they also deepen their knowledge of different combat techniques and specialization. रिटेंशन, यह पॉइंट क्या बतलाता है? 10% retained on merit and given further extension in service up to 7 years. तो इजराइल में 10% लोग मेरिट बेस पर रह जाते हैं और उन्हें 7 साल का फर्दर एक्सटेंशन मिलता है। तो ये भारत में आज नया हो रहा है। सोचिए कि इजराइल में कितने सालों से चल रहा है। और वहाँ का पेंशन विधि क्या है? मिनिमम पेंशनेबल सर्विस इज 12 ईयर। वहाँ अगर 12 साल तक जो सर्विस करता है तो उसे ही पेंशन का योग्य समझा जाता है। तो मिनिमम पेंशनेबल सर्विस इज 12 ईयर। अब यूके चलते हैं, यूनाइटेड किंगडम का क्या है। तो ये सब हम पढ़ते जा रहे हैं कि इसका अर्थ क्यों दिया गया है। ये इसलिए यूके, यूनाइटेड स्टेट, ये सब दिखलाया जा रहा है ताकि हमारे जो विद्यार्थी नवयुवक गण हैं, जिन्हें विभिन्न पार्टियों के द्वारा, विभिन्न एजेंसियों के द्वारा बरगलाया जा रहा है, जो तोड़ फोड़ में शामिल हैं। बच्चे, आप लोग एजुकेटेड लोग हैं, आप सिस्टम को समझो। भारत में आज आ रहा है, ये अन्य देशों में कितने सालों से चल रहा है और अन्य देश कितने तरक्की के राह पर चल रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये स्कीम अगर ले करके आ रहे हैं तो इसे हम लोगों को बहुत ही सराहनीय रूप से स्वीकार करना चाहिए और उन्हें हमें धन्यवाद देना चाहिए कि पुरानी पद्धति को हटा करके नई पद्धति ला रहे हैं। तब तक हम पुरानी बातों में रहेंगे। हमें एक नया देश बनाना है, हमें विकास की ओर बढ़ना है। तो मैं सभी बातों को अब एक एक बिंदु आप पढ़ सकते हैं और पढ़ करके देख सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा नवयुवक पीढ़ी से, युवा वर्ग से कि आप लोग समाज के कंस्ट्रक्टर बने, डिस्ट्रक्टर नहीं बने, बर्बादी का कारक नहीं बने, बल्कि देश को एक रूप देने में ऐसा कारक बने जो देश को एक सुंदर रूप दे सके, विकास दे सके। तो नवयुवक वर्ग, युवा पीढ़ी, हमें उम्मीद है कि आप अग्निवीर स्कीम को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और इसे अच्छी से देखते हुए आप आगे बढ़ें। और हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप देश में एक महान स्थान ग्रहण करें जो हमारे देश को महानता की ओर ले जाए। इन्हीं बातों को कहते हुए एक पूर्व भारतीय वायु सैनिक राजेश कुमार अपनी वाणी को विश्राम देता है, इस उम्मीद के साथ कि हमारे नवयुवक अग्नि पथ पर चल करके अग्निवीर बनेंगे और हमारा भारत भी भविष्य में अमेरिका, यूके, इजराइल, रसिया, इन सब देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अभी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है, लेकिन इनसे ऊपर बढ़े हमारा देश। हमारी यही इच्छा है, हमारी यही कामना है।
जय हिंद।